इनफर्टिलिटी के लिए ये है कि कैंसर पेशेंट्स में अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ दी जा रही है तो उसके पहले हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपने एम्ब्रियो या एग फ्रीज करा लो। येस ऑफ कोर्स, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन ये बहुत कॉमन है और ज़्यादातर हम लोग ये पूछते ही नहीं है कि वो लोग कपल्स जो हैं वो इंटरकोर्स कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। बचपन में जब बेबी बॉर्न होता है तो हर कपल ने चेक करना चाहिए कि वो टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम में है कि नहीं है। जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं दैट इज़ बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम 45 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद डेफिनेटली काउंट्स नहीं कम होती, पर एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो की क्वालिटी तो अफेक्ट होती ही है। अगर किसी में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनकी अभी बच्चे नहीं हैं और वो आगे बच्चे करना चाहते हैं तो वो कीमो और रेडियोथेरेपी शुरू करने से पहले अपने स्पर्म फ्रीज करा सकते हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका इनफर्टिलिटी के एक नए पॉडकास्ट में। मैं डॉक्टर मिताली और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रीति जिंदल जो कि नमस्कार। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट हैं। आज के टाइम पे बहुत कॉमन सुनने में मिलता है कि हमारे एग्स कम हो गए हैं या एग्स की क्वालिटी बहुत ख़राब हो गई है। तो मैम, आज हम ये जानना चाहते हैं कि ये एग्स की क्वालिटी कैसे ख़राब होती है या इसको हम कैसे पता चलता है कि हमारे एग्स कम हो गए हैं। मैं डॉक्टर प्रीति जिंदल, सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट, मैं IVF और रिकरेंट मिसकैरेज स्पेशलिस्ट हूँ और हमने एक नया कुछ शुरू किया है पेशेंट्स के बेनिफिट के लिए। ये है हम एलोपैथी और आयुर्वेदा का इंटीग्रेटेड ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि हर तरह की पैथीज़ में कुछ अच्छा होता है, कुछ अच्छा नहीं होता। तो हमने कोशिश की है कि दोनों में जो भी बेस्ट है जो पेशेंट के लिए, उनके बेनिफिट पेशेंट्स को दिए जाएं जिससे कि उनको बेस्ट रिजल्ट्स मिलें। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन डॉक्टर मिताली ने पूछा है कि आजकल हम ये देखते हैं कि फीमेल्स कंसीव नहीं कर पा रही हैं और बहुत यंग पेशेंट्स हैं जिनके एग काउंट बहुत कम आ रहे हैं। पहले तो इसके बारे में थोड़ा सा समझते हैं। जब एक गर्ल बॉर्न होती है, पैदा होती है, तो उसके अंदर 2 मिलियन एग्स होते हैं। हर लेडी में 2 ओवरीज होती हैं और उनमें 2 मिलियन एग्स हैं। और जैसे जैसे टाइम निकलता जाता है ये एग्स ख़त्म होते जाते हैं एंड बाय द टाइम अ लेडी बिकम्स 40 ईयर्स ये एग ऑलमोस्ट 400 के करीब रह जाते हैं। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितनी स्पीड में एग काउंट कम होती है। और जो मैक्सिमम एग्स का डिस्ट्रक्शन होता है दैट हैपन्स आफ्टर द एज ऑफ 30 ईयर्स। और 35 to 40 में बहुत स्पीड में एग्स ख़त्म होते जाते हैं। तो हमें पता कैसे चले कि भाई हमारे एग्स ठीक हैं, उनका नंबर ठीक है कि कम है? तो एक बहुत सिंपल ब्लड टेस्ट होता है AMH और एक होता है FSH। अगर आप ये टेस्ट कराते हो तो इनकी वैल्यू से हमें पता चल सकता है कि हमारी एग काउंट कितनी है और क्या है। तो मैम, कोई ऐसी मेडिकेशंस हैं जिससे हम एग्स को बढ़ा सकते हैं? अभी तक तो ये सोचा जाता था कि एक बार जितने एग्स बन गए हैं बस हमारी बॉडी में उतने ही एग्स होते हैं, पर अभी साइंस ने कुछ सालों से ये डिस्कवर किया है कि ओवरीज में और भी बहुत सारे एग्स होते हैं पर वो कभी ग्रो ही नहीं कर पाते हैं। तो उनको ग्रो करने के लिए कुछ मेडिसिन्स भी हैं और एक नई थेरेपी आई है विच इज़ नोन एज PRP, प्लेटलेट रिच प्लाज्मा थेरेपी ऑफ द ओवरी, जिससे कि ये माना जाता है कि एग्स जो है वो रिजुविनेट हो जाते हैं, ओवरीज रिजुविनेट हो जाती हैं और जो एग्स ग्रो ही नहीं करने वाले थे वो भी ग्रो कर सकते हैं। आज हम PRP थेरेपी के बारे में बात कर सकते हैं। तो मैम, ये PRP थेरेपी एक्चुअल में होती क्या है और किन किन पेशेंट्स पे हम ये कर सकते हैं? PRP का क्या मतलब? इट इज़ प्लेटलेट रिच प्लाज्मा। तो ये हम हर फीमेल में कर सकते हैं। ये आपको पहले पता होना चाहिए कि ये अभी भी अंडर रिसर्च परव्यू है, मतलब उसके बेनिफिट्स जो हैं वो बहुत सारे लोगों ने देखे हैं पर अभी उनको गाइडलाइंस इतना प्रमोट नहीं करती हैं कि सबका करना चाहिए। पर जो लोग यूज़ कर रहे हैं, जैसे मैं PRP थेरेपी बहुत यूज़ करती हूँ मेरे IVF पेशेंट्स में, तो और हमें बहुत एनकरेजिंग रिजल्ट्स मिलते हैं। ये बहुत सिंपल थेरेपी है। इसमें आपका 10 to 15 cc ब्लड लिया जाता है पेशेंट का और उसको स्पेशल तरीके से प्रोसेस करके उसमें से प्लेटलेट रिच प्लाज्मा सेपरेट कर दिया जाता है। अब प्लेटलेट रिच प्लाज्मा में बहुत अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स होते हैं जो हम अंडर एनेस्थीसिया पेशेंट की ओवरीज में इंस्टिल कर देते हैं और जिससे कि ये सेल्स रीजनरेट हो जाते हैं। अब इसके बाद हम आपको ये वीडियो दिखाएंगे जिसमें ओवेरियन PRP कैसे किया जाता है, आप देख सकते हो। तो मैम, अगर हम इसके रिजल्ट्स की बात करें तो बहुत से पेशेंट्स की क्वेरी होती है कि अगर हम ये थेरेपी कराते हैं तो इसमें हमें कितना रिजल्ट आता है या क्या इसका फ्यूचर प्रोग्नोसिस है?
राइट। सो जैसे मैंने अभी पहले भी बताया कि अभी ये अंडर रिसर्च परव्यू ही है, तो इनके रिजल्ट्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा अभी डॉक्यूमेंटेड नहीं है, पर स्टैंड अलोन सेंटर्स ने बहुत अच्छे रिजल्ट्स बताए हैं। और हमारे सेंटर पे भी हमने ये देखा है कि जिन पेशेंट्स में हम पीआरपी, ओवेरियन पीआरपी करते हैं, अगर उनकी एएमएच वैल्यू इम्प्रूव नहीं भी होती पर उनकी एग क्वालिटी जो है वो बेटर हो जाती है। अब पीआरपी थेरेपी करने उन्हीं लोगों में करनी होती है जिनकी एएमएच वैल्यूज़ कम हैं, जिनकी एग काउंट्स बहुत कम है। ये सबके लिए नहीं है कि हर जना आके पीआरपी करा ले। सो जब हम ऐसी कंडीशन में हैं कि हमारी एएमएच वैल्यू बहुत कम है, हमारे बच्चे नहीं हैं, हमारी एग काउंट्स बहुत कम है, तो फिर ऐसे केसेस में जब हमारे पास और कोई ऑप्शंस ही नहीं है तो फिर पीआरपी इज़ अ वेरी गुड ऑप्शन। सेकेंडली कुछ मेडिसिन्स भी होती हैं जो हम एलोपैथी में देते हैं जिनसे कि हमारी एग काउंट इम्प्रूव हो सकती है, जैसे कि डीहाइड्रो एपिएंडोस्ट्रॉन होता है, फिर देन टेस्टोस्टेरोन जेल्स होते हैं। पर पीआरपी डेफिनेटली मैंने बहुत अच्छे बेनिफिट्स एंड रिजल्ट्स इस थेरेपी से देखे हैं पेशेंट्स में। स्पेशली जो हमारे आईवीएफ के लिए जाने वाले पेशेंट्स होते हैं, अगर उनकी अकाउंट्स कम है तो हम आईवीएफ के टाइम पर ही पीआरपी कर देते हैं। तो फिर उनकी नेक्स्ट साइकिल में जब एग का पिकअप करते हैं तो उनकी डेफिनेटली क्वालिटी इम्प्रूव्ड होती है और इवन नंबर ऑफ एग्स भी बेटर बनते हैं। सो पीआरपी थेरेपी इज़ अ गुड थेरेपी, इट्स अ गुड एडवांसमेंट। इसके कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होते क्योंकि ये आप ही का ब्लड होता है और आपके अंदर ही इंस्टिल किया जाता है। पर डेफिनेटली इसको करने के लिए आपको टेक्निक आनी चाहिए। ये ओवरीज में इंस्टिल करना है, ये हर जना नहीं कर सकता, इसके लिए स्पेशल एक्सपर्टीज़ की ज़रूरत होती है। तो टच क्लिनिक मोहाली में ही हम रेगुलरली करते हैं और इट इज़ अ गुड थेरेपी वी हैव फाउंड। मैम अगर बात करें इसमें कितना टाइम लगता है, बहुत से लोगों का ये क्वेश्चन होगा कि इस थेरेपी में कितने दिन लगेंगे या कितना टाइम स्केड्यूल इसमें रहता है। राइट। तो इसमें जब आप पहली बार हमारे से मिलने आते हो तो आपको ये थेरेपी के बारे में समझाया जाता है, आपके कुछ ब्लड टेस्ट वगैरह लिए जाते हैं, आपकी प्लेटलेट काउंट्स चेक की जाती हैं, आपकी जनरल हेल्थ चेक की जाती है और फिर आपको एक डेट दे दी जाती है जिस दिन आप आते हो। तो आप खाली पेट आते हो, सारी इंस्ट्रक्शंस हम देते हैं और एनेस्थीसिया के अंडर, जो एनेस्थीसिया आपको हाथ से शॉर्ट जीए बोलते हैं उसको, वो दे के और वेजाइनली आपके ओवरीज में ये इंस्टिल कर देते हैं। इस पूरे प्रोसीजर को करने में तो 15 मिनट ही लगते हैं, पर फिर 2 घंटे के बाद आप घर जा सकते हो। इसमें कोई कट नहीं आता, कोई सुचर नहीं होते और कोई आपको पेन नहीं होता है। सो इट इज़ अ वेरी नाइस प्रोसीजर, टोटली पेनलेस प्रोसीजर, पर डेफिनेटली इट इज़ अ इन्वेसिव प्रोसीजर। तो इसके लिए आपका पीएसी चेकअप, मतलब प्री एनेस्थेटिक चेकअप कराते हैं, एक प्रॉपर एनेस्थेटिस्ट आते हैं, एक प्रॉपर सेंटर पर ये प्रोसीजर होना चाहिए। और पीआरपी बनाने के लिए भी एक प्रॉपर तरीका है, इट हैज़ टू बी मेड इन अ वेरी स्टेराइल कंडीशन और उसको बनाने का तरीका आना चाहिए क्योंकि जो प्लेटलेट्स हैं वो 10⁶ कॉन्सेंट्रेशन में होंगी तभी वो ओवरीज को रिजुविनेट करेंगी, नहीं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। मैम बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं जो क्रॉनिक डिजीज़ से सफ़र करते हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज़ हो गया, या कुछ पेशेंट्स होते हैं जिनका कैंसर के लिए कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी चलता है। उन पेशेंट्स में भी अक्सर हमें इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है या उन्हें कंसीव करने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो आप इसके बारे में कुछ बताइए। इन पेशेंट्स में तो हम यूजुअली पीआरपी थेरेपीज़ नहीं करते हैं क्योंकि जो कैंसर ब्लड सेल्स होते हैं उनको ये माना जाता है कि अगर वो आपके अंदर इंस्टिल करें तो प्रॉब्लम हो भी सकती है। सो पीआरपीज़ वी डू नॉट यूज़ एज ऑफ नाउ इन पेशेंट्स जिनको ब्लड कैंसर्स हैं या कोई और ऐसे ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, क्योंकि फ्यू स्टडीज़ हैव शोन कि वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स उससे बढ़ भी सकते हैं। सो पर उनमें इनफर्टिलिटी के लिए यह है कि कैंसर पेशेंट्स में अगर कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी कुछ दी जा रही है तो उसके पहले हम उन्हें बोलते हैं कि आप अपने एम्ब्रियो या एग फ्रीज़ करा लो। सो ये हमने लास्ट पॉडकास्ट में भी कवर किया था कि हम फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन बहुत करते हैं टच क्लिनिक में, और इसमें हम क्या करते हैं कि अगर आपका अनफॉर्चुनेटली कैंसर डायग्नोस हुआ है यंग एज में और आपके बच्चे नहीं हैं, सो आप कीमो और रेडियोथेरेपी शुरू करने से पहले अपने एग या एम्ब्रियो फ्रीज़ करा सकते हो हमारे पास आकर, एंड दे कैन बी फ्रोज़न एंड दे कैन, जब आप कैंसर फ्री होके जब आप अपनी फैमिली प्लान करना चाहते हो तो आपके एम्ब्रियो आपके अंदर ट्रांसफ़र किए जा सकते हैं, या आपके एग अगर फ्रोज़न है तो उनको आप यूज़ कर सकते हो। सो फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये पार्ट यूजुअली डॉक्टर्स भूल जाते हैं क्योंकि उनको उस समय पेशेंट की लाइफ, ऑब्वियसली पेशेंट की लाइफ सबसे इम्पॉर्टेंट है, तो सब
उस पे ही कॉन्सेंट्रेट करते हैं, पर हमने आगे का भी सोचना है। फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन में सिर्फ 10 से 12 दिन लगते हैं, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। तो जिस दिन से आप आते हो उसी दिन से आपके इंजेक्शंस कुछ लगते हैं जिससे आपके एग बनाए जा सकते हैं, और फिर उनको वेजाइनली निकाल लेते हैं अंडर एनेस्थीसिया। टोटली पेनलेस प्रोसीजर है और बहुत एक्सपेंसिव भी नहीं है। और फिर आपके एग्स या एम्ब्रियोज को फ्रीज कर लिया जाता है। जब आप कैंसर फ्री हो जाते हो तो फिर यू कैन यूज़ योर दीज एग्स और एम्ब्रियोज। मैम इसके साथ एक चीज़ और जानना चाहेंगे, लो AMH के क्या क्या सिम्टम्स हमें देखने में मिलते हैं और क्या हम अपने में इवेलुएट कर सकते हैं कि अगर हमें ये सिम्टम्स आ रहे हैं या हमारे साइकिल में कुछ ऐसे चेंजेस आ रहे हैं जिससे हम ये जान सके कि हमारा AMH अभी लो जा रहा है। राइट। सो AMH लो का मतलब है हमारी एग काउंट कम हो रही है ना। एग काउंट कम हो रही है, इसका मतलब है कि हम एक तरीके से मीनोपॉज के पास पहुंच रहे हैं। तो पेशेंट्स को सारे प्री मीनोपॉजल सिम्टम्स होने लगते हैं। तो ये क्या क्या हो सकते हैं? उनको ठंडे पसीने आना, घबराहट होना, गुस्सा ज़्यादा आना, इरिटेबिलिटी होना। दूसरा, वेजाइनल ड्राइनेस होना शुरू हो जाता है, लॉस ऑफ लिबिडो होना शुरू हो जाता है, पीरियड्स जो हैं वो कम होते जाते हैं, स्कैंटी पीरियड्स होने लगते हैं। सो ये कुछ साइंस हैं कि जिससे हम समझ सकते हैं कि हमारे AMH वैल्यू शायद कम हो रही हैं। मैम ये तो बात हुई फीमेल इनफर्टिलिटी की। इसके अलावा हम जानना चाहेंगे मेल्स में इनफर्टिलिटी के क्या कॉजेज़ होते हैं, क्योंकि आम लोगों को लगता है कि इनफर्टिलिटी मतलब फीमेल में कोई इशू है। राइट। सो ये बहुत बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आजकल ये देखा गया है कि जो कपल्स कंसीव नहीं कर पा रहे हैं उसमें 50% आर रिस्पॉन्सिबल बिकॉज ऑफ द मेल फैक्टर्स। सो ये पहले होता था कि 80% इज़ बिकॉज ऑफ फीमेल एंड 20% बिकॉज ऑफ मेल, पर आजकल मेल फैक्टर्स उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने फीमेल फैक्टर्स हैं। और इसमें बहुत सिंपल सा टेस्ट है कि सीमेन एनालिसिस बहुत जल्दी ही करवा लेना चाहिए कि सीमेन काउंट ठीक है, स्पर्म काउंट ठीक है, कोई स्पर्म्स में ना सिर्फ काउंट बट उसकी मोटिलिटी, उसकी फॉर्म्स, वो एबनॉर्मल फॉर्म्स बहुत ज़्यादा तो नहीं है, बहुत पस सेल्स तो नहीं है। ये कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो इवैल्यूएट ज़रूर होना चाहिए। और फिर अगर उसमें स्पर्म काउंट कम आती है तो फिर उसका एलोपैथी और आयुर्वेदा दोनों में ही इलाज है जो दिया जा सकता है आफ्टर कंप्लीट इवैल्यूएशन। और मैम एक चीज़ और, स्पर्म काउंट का एज से कोई लेना देना है कि अगर यंग पेशेंट है तो उसके स्पर्म्स नॉर्मल ही होंगे या ये ओल्ड एज में ही इसमें कोई डिफेक्ट आता है? आजकल ये देखा गया है कि एज का इफ़ेक्ट दोनों एग्स और स्पर्म्स पे होता है। पहले ये माना जाता था कि मेल्स की फर्टिलिटी पे एज का फ़र्क नहीं पड़ता, पर अब ये देखा जा रहा है कि चाहे उनकी काउंट्स ठीक रहें पर फिर भी उनकी फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, अब नॉर्मल फॉर्म्स बढ़ जाते हैं। एंड ऑब्वियसली जब एजिंग हो रही है तो ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस, नॉर्मल स्ट्रेस, एजिंग का स्ट्रेस, तो वो स्पर्म्स पे डेफिनेटली अफेक्ट करता है। तो अभी तो हमने बात की स्पर्म काउंट कम होने की या स्पर्म का जो स्ट्रक्चर है, मॉर्फोलॉजी है, उसके डिफेक्ट्स की, पर क्या मैम इसके अलावा कुछ और ऐसी डिजीज़ हैं जो कि मेल इनफर्टिलिटी को इम्पैक्ट करती हैं? येस ऑफ कोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन, ये बहुत कॉमन है और ज़्यादातर हम लोग ये पूछते ही नहीं है कि वो लोग कपल्स जो हैं वो इंटरकोर्स कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे। सो इरेक्टाइल डिसफंक्शन है तो उसके लिए बहुत अच्छे ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। और एक नई चीज़ अवेलेबल है दैट इज़ नोन एज हाईफेम चेयर। ये एक चेयर होती है जिसपे कि आप आधा घंटे के लिए बैठते हो और वो हाईली फोकस्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वाइब्रेशंस आपके पेल्विक एरिया में देते हैं। टोटली पेनलेस है, आप अपने पूरे कपड़े वगैरह पहन के उस पर बैठते हो आधे घंटे के लिए और वो आपकी पेल्विक मसल्स को स्ट्रॉन्ग करते हैं और इरेक्टाइल डिसफंक्शन में हेल्प करती हैं। Apart from that, there can be infections, there can be because of diabetes, endocrine abnormality, also there can be problem in male infertility can happen. Then अनडिसेंडेड टेस्टिस एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रीज़न है। बचपन में जब बेबी बॉर्न होता है तो हर कपल ने चेक करना चाहिए कि वो टेस्टिस जो हैं वो स्क्रोटम में है कि नहीं है। अनडिसेंडेड टेस्टिस अगर बहुत टाइम के लिए छोड़ दी जाएँ तो वो ख़राब हो जाती हैं और फिर स्पर्म प्रोडक्शन ख़त्म हो जाता है। सो दीज आर फ्यू थिंग्स विच आर वेरी इंपॉर्टेंट। मैम इसके अलावा एक आई डोंट नो ये मिथ है या इसमें कितनी रियलिटी है, मेल की फर्टिलिटी एज के बारे में अगर हम बात करें, आम लोगों में ये धारणा होती है कि मेल फॉर एवर दे आर फर्टाइल, पर फीमेल्स में ऐसा नहीं होता, दे आर रिस्ट्रिक्टेड टू देयर एज। तो मेल्स की अगर हम फर्टिलिटी एज ग्रुप की बात करें तो वो क्या रहता है? अगेन जो बेस्ट स्पर्म्स होते हैं दैट इज़ बिटवीन 20 to 40 ईयर्स ऑफ एज, मैक्सिमम 45 ईयर्स ऑफ एज। इसके बाद डेफिनेटली काउंट्स नहीं कम होती पर
एज आई सेड अर्लियर ऑल्सो कि क्वालिटी तो अफेक्ट होती ही है। एंड ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, बहुत चीज़ों का स्ट्रेस पड़ता है, स्मोकिंग, अल्कोहल, ड्रग्स, ये भी हार्मफुल इफ़ेक्ट्स करते हैं स्पर्म। तो हमने सिर्फ काउंट ही नहीं देखना है, सिर्फ काउंट से फर्टिलिटी, येस इट इज़ रिलेटेड पर 100% नॉट रिलेटेड। ऐसा नहीं है कि भाई अगर काउंट्स ठीक है तो 100% हमारी फर्टिलिटी होगी। उसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं कि स्पर्म्स कैसे हैं, अब नॉर्मल है, नॉर्मल है, और कई चीज़ें तो डिटेक्ट ही नहीं कर सकते हो, दैट इज़ द ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस होता है। फिर कई बार उनकी मोर्फोलॉजी ही ख़राब हो जाती है, जो हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं कई बार कि काउंट्स बिल्कुल बढ़िया हैं पर स्पर्म्स, काम वाले स्पर्म्स बहुत कम हैं, अच्छे नॉर्मल स्पर्म्स बहुत कम है, मोटिलिटी काफ़ी अफेक्ट हो जाती है। तो मल्टीपल थिंग्स आर देयर विच गेट अफेक्टेड विद द एज। जैसे हमने पहले डिस्कस किया एग फ्रीजिंग के बारे में, वैसे ही स्पर्म फ्रीजिंग भी होता है। तो स्पर्म फ्रीजिंग क्या होता है और किन मेल्स को ये टाइम रहते करवा लेना चाहिए? वेरी नाइस। स्पर्म फ्रीजिंग इज़ ऑल्सो अ वेरी वेरी ईजी एंड गुड प्रोसेस। इसमें क्या करते हैं कि जो स्पर्म्स हैं उनको फ्रीज कर लेते हैं एंड दे कैन बी यूज्ड एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड। अब ये कहाँ कहाँ किन कंडीशंस में फ्रीज कर सकते हैं? फर्स्ट, नॉर्मल कंडीशंस में जहाँ पर जो मेल पार्टनर हैं वो किसी आउट स्टेशन काम कर रहे हैं, वो अपनी वाइफ के साथ नहीं रह पा रहे हैं, वो आउट ऑफ कंट्री हैं या किसी ऐसे वर्क में हैं जिसमें उनको फ्रिक्वेंटली घर आने को नहीं मिलता है, तो फिर ऐसे में स्पर्म्स कैन बी फ्रोजन। सेकंड, अगर किसी में कैंसर डिटेक्ट हुआ है और उनकी अभी बच्चे नहीं हैं और वो आगे बच्चे करना चाहते हैं, तो वो कीमो और रेडियोथेरेपी शुरू करने से पहले अपने स्पर्म फ्रीज करा सकते हैं। थर्ड, जिनको इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, they can also get their sperm frozen for the future procedures. They can be used provided वो वहाँ पे नहीं रहते और आगे वो किसी और जगह पे रहते हैं और डिस्टेंट रिलेशनशिप में हैं। सो इन कंडीशंस में स्पर्म्स को फ्रीज कराया जा सकता है। एक और क्वेरी रहती है लोगों की कि अगर हम एक बार स्पर्म फ्रीज करा देते हैं तो वो कितना टाइम लास्ट करते हैं? स्पर्म्स तो कैन लास्ट फॉर एज लॉन्ग एज यू वांट टू फ्रीज, पर इंडियन गवर्नमेंट उनको इंडियन गवर्नमेंट रूल्स के हिसाब से कुछ साल हैं for which they can be frozen. Yes. तो आज हमने बात की लो AMH यानी एक्स के बारे में, और साथ में हमने बात की स्पर्म काउंट रिलेटेड इश्यूज़ के बारे में। तो इससे रिलेटेड अगर आपकी और भी कोई क्वेरीज हो तो नीचे दिए गए नंबर पर आप अपने नंबर के साथ अपनी क्वेरी मेंशन कर सकते हैं और हमारी टीम अकॉर्डिंगली आपसे कोऑर्डिनेट करेगी। सो थैंक यू एवरीवन। और अगर आप इन प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, आपको प्रेगनेंसी होने में प्रॉब्लम हो रही है, बेबी होने में प्रॉब्लम हो रही है, तो बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वी आर हेयर टू हेल्प यू। और जैसे डॉक्टर मिताली ने बताया, आप इन नंबर पे कांटेक्ट करके आप मेरे साथ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी बुक कर सकते हो। सो वी आर हेयर टू हेल्प यू। बेस्ट विशेस। नमस्कार। बार बार अबॉर्शंस होना या फिर अगर आप भी इनफर्टिलिटी से परेशान हो रहे हैं तो अभी आप अपॉइंटमेंट अपनी बुक कर लीजिए हमारे हिम्स हॉस्पिटल पंचकुला की, क्योंकि हर वेडनेसडे को डॉक्टर प्रीति जिंदल जो IVF स्पेशलिस्ट हैं और 30 ईयर से भी ज्यादा का उनको एक्सपीरियंस है, उनसे आप मिलकर अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। और अगर बार बार IVF करवाने के बाद भी अगर आपको सक्सेस नहीं मिल रहा है तो डॉक्टर प्रीति जिंदल से तुरंत मिलिए।